हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 4 तक चर्चा कर ली है। टोटल दोस्तों इसके चैप्टर 8 हैं, तो 50% भाग जो है हमने कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 5 से लेके आगे डिस्कस अपने करेंगे, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको जो चैप्टर नंबर 4 तक जो कुछ बातें करी है अपनों ने, इंपॉर्टेंट बातें करी है, उनका रिवाइज़ करवाना चाहूँगा, राइट। तो दोस्तों चैप्टर वाइज अपने इसको रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर दोस्तों मेन अपनों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, यस और नो। और डेफिनेशन कौन कौन सी थी दोस्तों? सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? एग्रीव्ड वुमेन, राइट। एग्रीव्ड वुमेन के बारे में पढ़ा। एग्रीव्ड वुमेन मतलब पीड़ित महिला, व्यथित महिला, राइट, जिस पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। दूसरा पढ़ा दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट, मतलब जिस प्लेस पे होता है वो किसके अंडर आएगा? स्टेट, वेदर इट इज स्टेट, वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों कौन है? जो घर पे काम करता है और दोस्तों जिसको रिम्यूनरेशन मतलब मेहनताना दिया जाता है। एम्प्लॉय कौन होता है दोस्तों? जो काम करता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो काम पे रखता है। यस और नो। रेस्पोंडेंट दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन जिस पे अत्याचार हुआ है, और रेस्पोंडेंट जिसने अत्याचार किया है। यस और नो। रेस्पोंडेंट मतलब एक्यूज्ड जिसको बोल सकते हैं, राइट। और दोस्तों फिर इसी चैप्टर 1 के अंदर मैंने क्या पढ़ा? सेक्सुअल हरासमेंट के सारे कुछ बातें पढ़ी। फिजिकल एडवांस लेना, पोर्नोग्राफी शो करना, अनवेलकम बिहेवियर करना, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी, राइट। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट था और चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट। क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के अंदर आईसीसी की बात थी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। दोस्तों दो प्रकार की कमेटियां हैं, एक तो है आईसीसी, राइट, एक है दोस्तों एलसीसी। आईसीसी के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा और एलसीसी के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, राइट। इनको पैरेलल रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों आईसीसी के अंदर क्या था? आईसीसी को गठन करेगा, पहली बात तो कौन करेगा? एम्प्लॉयर गठन करेगा। इसका गठन कौन करेगा? एम्प्लॉयर। और एलसीसी का गठन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला कलेक्टर से इसको याद रखो। एडीएम उडीएम सारे आ जाएंगे वो, राइट, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है सारी। आईसीसी का गठन करेगा एम्प्लॉयर, एलसीसी का गठन करेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यस और नो। इसमें कितने मेंबर होंगे दोस्तों? 121। इसमें कितने होंगे मेरे भाई? 1121, राइट। 121, 1121, 121 रुपये भरवाए, 1121 रुपये भरवाए, राइट। दोस्तों कंपैरिजन से याद कर लेंगे अपने। टेन्योर दोनों सभी मेंबर्स का कितना कितना था? 3-3 साल था, यस। और कौन कौन से मेंबर थे दोस्तों 1 to 1 में? इसका मैंने याद करवाया था कि आईसीआईसीआई बैंक में पीओ को 121 रुपये का चेक दिया। तो पहला मेंबर कौन हो गया दोस्तों? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो क्या होंगी? एक महिला होंगी, यस और नो। दूसरा दोस्तों क्या होगा? 2 मेंबर होंगे सोशल या जिनको लीगल नॉलेज है, राइट, वो होंगे। एक दोस्तों होगा एक एनजीओ से एक मेंबर होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है एलसीसी का गठन करेगा। पहली बात तो दोस्तों इसका गठन होगा क्यों एलसीसी का? क्योंकि दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जहाँ पे वर्कर 10 से कम है, वहाँ पे एलसीसी आईसीसी बनाना फिजिबल नहीं है। जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम वर्कर हैं वहाँ पे आईसीसी बनाना फिजिबल नहीं है, इसलिए हम एलसीसी का निर्माण करते हैं। या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत हो दोस्तों, वहाँ पर आईसीसी बनाना फिजिबल। आईसीसी तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उसी आईसीसी के अंदर एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसी ने ही गठित की है, राइट। तो कुछ चीज़ों में चेंज हो सकता है, इसलिए दोस्तों इन 2 कंडीशन के अंदर एलसीसी का गठन किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? 10 से कम मेंबर हो या एम्प्लॉयर के खिलाफ शिकायत हो, ये सुनो। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? 1121 रुपये का चेक दूंगा, तो सबसे पहले होगा मेरा वुमेन का, दूसरा होगा मेरा वुमेन का, राइट। और लास्ट वाले दोस्तों 2 है, इनमें से कम एक वुमेन होगी, कम से कम एक वुमेन, और एक दोस्तों एक्स ऑफिशियो, राइट। इनको बोलते क्या क्या है? पहली वुमेन जो होगी ये चेयरपर्सन कहलाएगी, राइट, चेयरपर्सन कहलाएगी। दूसरी वुमेन दोस्तों कोई ब्लॉक तहसील तालुका से आएगी, यस और नो। और दोस्तों फिर 2 में से कम एक मेंबर जो है वो एनजीओ से होगा, और उनसे कम से कम एक मेंबर जो होगी महिला होगी। और लास्ट दोस्तों एक्स ऑफिशियो जो है महिला, जो बाल विकास रूरल डेवलपमेंट जो एक विभाग है, राइट, तो उससे आ जाएगा एक बंदा, राइट। वो उसका जो कंसर्न ऑफिसर होगा वो क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एक्स ऑफिशियन ऑफिसर बोल दो आप, चेयरमैन बोल के चेयरमैन तो ये है, एक्स ऑफिशियो होगा कंसर्न ऑफिसर, इस कमेटी के अंदर आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर 121, इसके अंदर हो गया दोस्तों 1121, राइट। इतनी बात समझ में आई आपको? और दोस्तों इसके साथ आपको क्या याद रखना है आईसीसी के अंदर कि जो टोटल मेंबर हैं उनका 50% जो है वो महिला होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर महिलाओं को पर्टिकुलर एक चीज़ दे दिया कि पहली महिला, दूसरी महिला, इनमें से कम से कम एक महिला, ठीक है। लेकिन आईसीसी के अंदर दोस्तों लास्ट में एक क्या नियम दे दिया कि 50% जो है कम से कम महिला होनी चाहिए। और दोस्तों इनके टेन्योर की बात करूँ तो 3 डिजिट का है, 3-3 साल, और इसका कॉपी पेस्ट यहाँ मार दो 3-3 साल, यस और नो। ये दोस्तों हो गया चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट। अब दोस्तों फिर इसमें बाद मैंने पढ़ा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 सेक्शन याद रखने, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11, राइट। अब दोस्तों सेक्शन 9 के अंदर मैंने क्या पढ़ा कि जो कंप्लेन जो करती है पीड़ित महिला, वो उसके लास्ट इंसिडेंट जो उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट का हुआ है उसके 3 महीने के भीतर। अब दोस्तों 3-3 का आंकड़ा आ रहा है, आईसीसी में 3, इसका टेन्योर 3,
ठीक है। तो इसके अंदर 3 महीने के अंदर उसको कंप्लेंट करनी है, आईसीसी को या एलसीसी। कंप्लेंट कहाँ होगी दोस्तों, आईसीसी को या एलसीसी को, ठीक है। और वो कंडीशन लागू हो जाएगी, एम्प्लॉयर या 10 से कम है तो एलसीसी में जाएंगे, राइट। और अगर 10 से ज़्यादा हैं और कोई बड़ी कंपनी है, राइट, एम्प्लॉयर के खिलाफ नहीं है, तो हम आईसीसी में चले जाएंगे, यस और नो। और दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भाई डोमेस्टिक वर्कर के केस में कहाँ जाओगे, तो दोस्तों उस केस में भी आपको एलसीसी के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें आपके अंडरस्टूड हो जाएगी माइंड के अंदर, यस और नो। तो क्या हुआ दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेक्शन नंबर 9 के अंदर कंप्लेन करनी है आपको। कंप्लेन 3 महीने के अंदर करनी है जब से आपके लास्ट इंसिडेंट हुआ है। फिर दोस्तों सेक्शन नंबर 10 पे जाता हूँ, पहले कंप्लेन हो गई, फिर इसके बाद दोस्तों कंसीलिएशन में करूँगा। कंसीलिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, समझौता मैं करूँगा, ठीक है। रेस्पोंडेंट और एग्रीव्ड वुमेन जो है इनके बीच में मैं समझौता करवाने की कोशिश करूँगा। मेरी कमेटियाँ जो है आईसीसी और एलसीसी ये समझौता करवाने की कोशिश करेगी, राइट। अगर समझौता हो जाता है, 2 कंडीशन है, अगर समझौता हो गया तो वो सारी फाइल जो है वहीं बंद हो जाएगी, राइट। और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होगी, मतलब वो फाइल वहाँ क्लोज हो जाएगी, राइट। अगर दोस्तों समझौता नहीं होता है, पीड़ित महिला नहीं मानती है, राइट, तो और दोस्तों जो कंसीलिएशन होगा वो पीड़ित महिला की रिक्वेस्ट पे ही होगा, ठीक है। अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करती है या कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर दोस्तों सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट होगी, ठीक है। इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों 2 केस हैं। 2 केस कौन कौन से, अगर एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत है, राइट, तो उसके दोस्तों जो सर्विस रूल हैं, राइट, तो सर्विस रूल जो है उसके हिसाब से उसको आगे कार्रवाई होगी। अगर दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर है तो आपको पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी उसकी, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा, आईसीसी और एलसीसी है, अगर ये ड्यूरिंग द इंक्वायरी होती है तो दोस्तों सिविल कोर्ट की जितनी उनको पावर दी जाती है, राइट। और दोस्तों इंक्वायरी जो है वो 90 दिन के अंदर पूरी इनको करनी है, राइट। तो दोस्तों कुछ चीज़ें समझ में आई आपको। 3 महीने के अंदर शिकायत होगी, राइट, 3 महीने के अंदर दोस्तों शिकायत होगी, लास्ट इंसिडेंट से 3 महीने के अंदर दोस्तों शिकायत होगी, और 90 दिन के अंदर उसको पूरा करना है कमेटीज़ को, राइट, इंक्वायरीज़ को कंप्लीट करना है। मतलब अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन नंबर 11 तक मैंने पढ़ी थी, तो आज सेक्शन नंबर 12 से आगे अपने पढ़ेंगे, राइट। अब ये चैप्टर पूरा खत्म होगा तो अपने पूरा एकदम आपको समरी बना के मैं याद करवा दूँगा, यस और नो। तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 क्या है, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, ठीक है। तो इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट के अंदर कौन कौन सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12 एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। इसके अंदर में क्या होगा कि जब इंक्वायरी चल रही होगी, ठीक है, तो उस दरमियान क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, राइट, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा दोस्तों इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो कहाँ देनी है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। कई बार क्या होता है दोस्तों, इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का जो मतलब एक्ट है इसका कई बार क्या है महिलाएं मिसयूज़ भी कर देती हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रेजेस निकालने के लिए। तो उसके लिए उनको दोस्तों पनिशमेंट का भी प्रावधान है इसके अंदर। 15 है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, ठीक है, मतलब वर्जित है पब्लिकेशन करना किस चीज़ का, जो कंप्लेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं, इंक्वायरी की प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो आप वो प्रोहिबिट है उनको पब्लिश करना, राइट। पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। और दोस्तों क्या है कि पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर ये सारा काम आप करते हो। 18वां दोस्तों अपील, राइट। तो चलते हैं दोस्तों 12 नंबर पर क्या बोला गया है, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। जब इंक्वायरी चल रही होती है, ठीक है दोस्तों, इंक्वायरी की बात करी सेक्शन नंबर 11 में, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, ठीक है, तो उस दौरान दोस्तों क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो बारे में बताया गया है। नंबर 1 है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय द एग्रीव्ड वुमेन। एक एग्रीव्ड वुमेन जो है वो रिटन रिक्वेस्ट करेगी, द आईसीसी और एलसीसी रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर। अब दोस्तों आईसीसी और एलसीसी के पास एग्रीव्ड वुमेन ने 3 महीने में शिकायत करी, 90 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट करनी है अपनी रिपोर्ट, राइट। तो दोस्तों उस पीरियड के अंदर जो है एग्रीव्ड वुमेन अगर रिटर्न में बोल दे कि हाँ कुछ क्या क्या काम किए जा सकते हैं, ठीक है, तो आईसीसी और एलसीसी जो है रिकमेंड कर सकती है एम्प्लॉयर को। तो कौन कौन सी बातें हैं वो, ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन और द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, मतलब एग्रीव्ड वुमेन को और जो रेस्पोंडेंट है जिसने ये काम किया है, जो एक्यूज है, कोई अदर वर्क प्लेस को उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। ग्रांट लीव टू एग्रीव्ड वुमेन अप टू पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब दोस्तों 3 महीने तक उसको छुट्टी दी जा सकती है लीव पे, और दोस्तों ये पेड लीव होगी, राइट। तो इसकी जो जोड़ी हुई उनकी छुट्टियां जो है उसमें से उसको नहीं काटा जाएगा, राइट, ना उसकी पेमेंट कट की जाएगी, ये पेड लीव होगी, ठीक है। ग्रांट अदर लीव, इस बारे में एक्ट मौन है, ठीक है। कोई अदर लीव अगर वीमन लिख के देना चाहे कि हाँ फला वो इफ़ शी इज़ अनकंफर्टेबल इन दैट इन्वायरमेंट, मतलब जो भी है केस, तो इस बारे में दोस्तों पर्टिकुलर कुछ बारे इसमें बताया नहीं गया एक्ट में, इसलिए मैं लिख दिया इस बारे में एक्ट मौन है, राइट। तो मतलब जब इंक्वायरी चल रही होती है तो ये 3 प्रकार के एक्शन जो है लिए जा सकते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीसी और एलसीसी, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्या है इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर देखिए क्या है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। दोस्तों 30 दिन में शिकायत होगी एग्रीव्ड वुमेन के लास्ट इंसिडेंट के, और 90 दिन के अंदर दोस्तों इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, येस और नो। 30 दिन में शिकायत होगी, 90 दिन के अंदर उनको पूरी करनी है, राइट। द एलसीसी और आईसीसी को दोस्तों शिकायत करी थी, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्वायरी भी वहीं कंप्लीट करेगी, ठीक है। दोनों कमेटियाँ शेल प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर द डीओ।
ठीक है। अब दोस्तों एलसीसी की बात करेंगे तो वो डीओ को दे देगी, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को डीओ ने गठित करा था। और दोस्तों आईसीसी की बात करें तो किसको दे देगी, एम्प्लॉयर को दे देगी, क्योंकि आईसीसी को एम्प्लॉयर ने गठित किया था, राइट। तो ये क्या करेगी दोस्तों, रिपोर्ट दे देगी इसकी फाइंडिंग्स की, मतलब जितने टाइम पे ये केस चला है, राइट, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 दिन, मतलब 90 दिन के अंदर इंक्वायरी खत्म हो गई तो फिर दोस्तों 10 दिन का टाइम मिलता है इनको जो इनकी रिपोर्ट जो है सबमिट करने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, राइट। तो मतलब मान लो 1 तारीख को खत्म हुई है इंक्वायरी, तो उनको 10 दिन और जोड़ के मतलब 11th को या 10 या 11 तारीख को उनको कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी है इसको, डीओ को या एम्प्लॉयर को, राइट। एंड सच रिपोर्ट भी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न पार्टीज, और वो जो रिपोर्ट है दोस्तों कंसर्न पार्टीज़ को अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अब आप बोलोगे सर कंसर्न पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों एक तो होगी एग्रीव्ड वुमेन। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको। देखो एग्रीव्ड वुमेन है, एग्रीव्ड वुमेन ने रेस्पोंडेंट के खिलाफ शिकायत करी, ठीक है, रेस्पोंडेंट के खिलाफ दोस्तों शिकायत करी, तो रेस्पोंडेंट के खिलाफ शिकायत करी इधर एलसीसी और आईसीसी, राइट। शिकायत दोस्तों करी 30 दिन के भीतर भीतर, 30 दिन के भीतर भीतर आईसीसी या एलसीसी के पास जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये कितना लंबा टाइम लेंगे, 90 दिन का टाइम लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 90 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी हो गई तो फिर ये दोस्तों इनको 10 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। इनको 10 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, आपकी जो रिपोर्ट है वो या तो डीओ को या फिर एम्प्लॉयर को, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आईसीसी को गठन किया है, अगर आईसीसी से रिलेटेड मुद्दा होगा तो वो एम्प्लॉयर को, और एलसीसी से रिलेटेड मुद्दा होगा तो दोस्तों वो डीओ को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या है, रिपोर्ट कर देंगे 10 दिन के भीतर भीतर। यस और नो। अब दोस्तों क्या होता है, ये रिपोर्ट्स जो है, जो फाइंडिंग्स आई है, ये जो है कंसर्न पार्टी जिन्होंने, देखो एक तो ये होगी फर्स्ट पार्टी, ये होगी सेकंड पार्टी, राइट। तो इनको क्या है वो रिपोर्ट्स उपलब्ध करवा दी जाएगी, राइट। तो दोस्तों कुछ समझ में आया आपको डायग्राम से, राइट। तो ये कहानी इसमें चल रही है। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, वेयर आईसीसी और एलसीसी अराइव्स एट कंक्लूजन, जहाँ पे एलसीसी और आईसीसी है ऐसे कंक्लूजन पे आ जाए दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, मतलब जो आरोप एग्रीव्ड वुमेन ने रेस्पोंडेंट के खिलाफ लगाया है, हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड। तो दोस्तों आरोप लगाया है तो आरोप सिद्धि भी होनी चाहिए। अगर आरोप सिद्धि नहीं होती है तो क्या करते हैं, इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर एंड द डीओ, जो आईसीसी और एलसीसी है वो क्या करती है, डीओ या एम्प्लॉयर को क्या रिकमेंड कर देगी, दैट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर, मतलब कोई भी एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ओनली एक फॉल्स कंप्लेंट थी। यस और नो। तो दोस्तों डेटा याद हुआ आपको, एलसीसी आईसीसी का डेटा याद हुआ दोस्तों, 121 1121 3 साल का टर्म, राइट। आईसीआईसीआई में पीओ है, एलसीसी के अंदर डीओ है, एलसीसी के अंदर डीओ है, आईसीआईसीआई के अंदर पीओ है, राइट। एलसीसी के अंदर डीओ है, डीओ ने बनाया चेयरपर्सन, आईसीसी ने बनाया दोस्तों क्या बनाया, आईसीसी ने पीओ बनाया, राइट। एनजीओ से आएगी एक महिला, 50% इसका क्या होगा दोस्तों, कम से कम महिलाएं होनी चाहिए 50%। यस और नो। इसके अंदर दोस्तों 11 से 21 में लास्ट वाला एक कौन सा है आपका, जो एक्स ऑफिशियो है, राइट। 30 दिन के अंदर शिकायत करनी है, 90 दिन के अंदर निपटान करना है, 10 दिन के अंदर दोस्तों क्या करना है, इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है डीओ या एम्प्लॉय को। ये सारी रिपोर्ट जो है दोस्तों एग्रीव्ड वुमेन को और रेस्पोंडेंट को भी दे दी जाएगी। यस और नो। अगर दोस्तों फॉल्स कंप्लेंट है, फाइंडिंग्स में कुछ नहीं मिलता, तो नो एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर इन दिस मैटर, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को अपने थोड़ा कनेक्ट करते हैं। यस और नो। तो सबसे पहले दोस्तों 13 के 1 में अपनों ने क्या देखा, सबसे शुरुआत से चलिए दोस्तों। एग्रीव्ड वुमेन है, रेस्पोंडेंट है, 30 दिन में शिकायत करी, आईसीसी एलसीसी के पास क्या है 90 दिन का टाइम है इस इंक्वायरी को देखने में, राइट। और दोस्तों 90 दिन के अंदर जो भी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे फिर दोस्तों ये रिकमेंडेशन देते हैं, राइट। उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या होगी, रिकमेंडेशन होगी कि क्या करना है जो इंक्वायरी के अंदर मिला है। तो उसके अंदर 2 केस हैं, ठीक है। तो पहला तो केस ये है दोस्तों 13 के 2 में बताया गया है, ठीक है। उससे पहले देखिए दोस्तों 13 के 1 में क्या है, मतलब 90 दिन के अंदर उन्होंने क्या किया, इंक्वायरी कंप्लीट कर ली, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, फिर 10 दिन का टाइम मिलता है इनको, 10 दिन के भीतर भीतर 13 के 1 में क्या बताया गया है कि इनको रिपोर्ट जो है, जो रिकमेंडेशन है डीओ या एम्प्लॉयर को देनी है, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर 2 केस हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 केस हैं, डीओ या एम्प्लॉयर को दोस्तों 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दी। एक तो केस हुआ दोस्तों कि नो एक्शन, ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों क्या है कि इनको नो एक्शन करना है, राइट। नो एक्शन का मतलब है कि अगर उस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं मिला तो ये दोस्तों डीओ या एम्प्लॉयर को क्या बोल देंगे, कुछ नहीं करना आपको। फिर दोस्तों दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो बात है, अगर उस फाइंडिंग में कुछ मिला है इनको, ठीक है, तो वो दोस्तों वो बात जो है वो 13 के 3 में बताई गई है। ये 13 का 2 हो गया, ये 13 का 3, ठीक है। और दोस्तों ये 60 दिन वाली बात जो है ये 13 के 4 में पढ़ेंगे आपने, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों जुड़ जाएगी। ये देखिए, वेयर द इंटरनल कमेटी और एलसीसी अराइव्स एट ए कंक्लूजन दैट एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। जो एलिगेशन थे रेस्पोंडेंट के खिलाफ वो प्रूव हो गए हैं। इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और द डीओ, एम्प्लॉयर या डीओ को क्या रिकमेंड करेंगे दोस्तों, डीओ कौन सा, एलसीसी वाला, एक चेयरपर्सन, 1 + 2 + एक्स ऑफिशियो। एम्प्लॉयर कौन सा दोस्तों, आईसीसी वाला, पीओ + 2 + 1 एनजीओ, राइट। तो दोस्तों क्या रिकमेंड करेंगे, टू टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, सर्विस रूल अगर कहीं लागू होते हैं तो उसके हिसाब से क्या है, उस पर एक्शन ले लिया जाए, ये रिकमेंडेशन आ जाएगी,
ठीक है। टू टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, एज ए मिसकंडक्ट है वो, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट पे दोस्तों जो भी सर्विस रूल एप्लीकेबल होंगे उस हिसाब से उसको क्या है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, येस और नो। और दोस्तों जहाँ पे सर्विस रूल नहीं है वहाँ पे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड तो वो कुछ भी हो सकता है, राइट। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, येस और नो। अब दोस्तों समझ में आई बात। 30 दिन में शिकायत करी, 90 दिन के पास टाइम होता है इंक्वायरी को करने का, राइट। फिर दोस्तों 90 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर दोस्तों 10 दिन का टाइम मिलता है रिपोर्ट सबमिट करने का। रिपोर्ट सबमिट की डीओ एम्प्लॉयर को। दोस्तों रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, या तो नो एक्शन होगा या फिर एक्शन ले लिया जाएगा। एक्शन ले लिया जाएगा तो दोस्तों इसके अंदर फिर 2 केस हैं। अगर रेस्पोंडेंट जो है वो सर्विस रूल उस पर लागू होते वो लगा दीजिए, दूसरा है तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, राइट, ये सुन। चौथा देखिए दोस्तों, द एम्प्लॉयर और द डीओ शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन, द एम्प्लॉयर और द डीओ शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट बाय हिम और हर। अब दोस्तों क्या है इसके अंदर देखिए कि 60 दिन, अब इनके पास रिपोर्ट आ गई, ठीक है, उन्होंने दे दी, एलसीसी और आईसीसी ने डीओ और एम्प्लॉयर को। फिर दोस्तों इनके पास 60 दिन का टाइम मिलता है कि इस पे एक्शन लिया जाए, राइट। मतलब या तो नो एक्शन लेना है तो उनको क्लियरेंस देनी है तो भी 60 दिन का टाइम, अगर कोई एक्शन लेना है तो भी इसके पास क्या 7 दिन का टाइम है, राइट, येस और नो। तो दोस्तों काफ़ी डेटा हो गए, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने इसको डायग्राम से आपको बताया है, येस और नो। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 14 जो है 13 तक पढ़ा, राइट। इसके अंदर 3 या 4 हिस्से अपने पढ़े, राइट। तो अब देखिए 14 के अंदर क्या, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेनिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। अब दोस्तों क्या है, कई बार क्या है, जो एग्रीव्ड वुमेन वो है वो दोस्तों उसकी कंप्लेंट जो है फॉल्स होती है, राइट। कि मतलब कई बार ऐसे होता है कि यार कि मतलब किसी को मजा चखाने के लिए, ठीक है, कोई बदला होता है, पर्सनल गरज होती है, तो इस एक्ट के जरिए शिकायत हो जाती है। बहुत सारे मामले दोस्तों देखे गए हैं, राइट। तो उस केस में क्या है दोस्तों, महिला के खिलाफ जी क्या है, एक दोस्तों मामला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अंदर महिला से 50,000 रुपये का क्या है जुर्माना भरवाया था, राइट। तो इसी एक्ट के अंदर शिकायत करी थी, लेकिन वो फॉल्स शिकायत मिली थी, राइट। तो क्या है, महिला को क्या है हर्जाना भरना पड़ा था, राइट, ये सुनो। तो देखिए दोस्तों क्या है, वेयर आईसीसी और एलसीसी अराइव्स एट ए कंक्लूजन। अब दोस्तों ये अराइव्स एट ए कंक्लूजन, तो आपको 60 दिन याद आ रहा है, कुछ 60 दिन याद दोस्तों, 90 दिन याद आ रहा है आपको, राइट। 60 दिन में क्या होगा, 60 दिन में दोस्तों क्या होगा, जो डीओ और एम्प्लॉयर हैं वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, राइट। और 90 दिन के अंदर दोस्तों क्या है, एलसीसी और आईसीसी क्या है, इनको टाइमिंग मिलती है, राइट। तो मतलब 90 दिन के बाद दोस्तों क्या होगा, ये कंक्लूजन पे आएंगी, राइट, येस और नो। और 10 दिन के अंदर दोस्तों रिपोर्ट सबमिट करेगी, और डीओ और एम्प्लॉयर के पास क्या 60 दिन का टाइम है उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, राइट। वेयर आईसीसी और एलसीसी अराइव्स एट ए कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट इज मेलिशियस, ठीक है, मतलब जो रेस्पोंडेंट के खिलाफ एलिगेशन लगाए थे वो गलत थे। द एग्रीव्ड वुमेन हैज़ मेड द कंप्लेंट, एग्रीव्ड महिला ने कंप्लेन करी ये जानते हुए इट बी फॉल्स एंड प्रोड्यूस्ड एनी फॉल्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों उसने जाली दस्तावेज और गुमराह करने वाले दस्तावेज प्रोड्यूस किए, मतलब फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किए। इट में रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और द डीओ। फिर दोस्तों क्या है, कमेटियां जो है एम्प्लॉयर और डीओ को, दोस्तों ऐसी चाहिए आएगी, देखो आईसीसी एलसीसी लिखा होगा, ये हमेशा रिकमेंडेशन देगी एम्प्लॉयर या डीओ को। क्यों देगी, क्योंकि आईसीसी का गठन एम्प्लॉयर करता है, एलसीसी का गठन डीओ करता है, राइट। टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वुमेन, उस महिला के खिलाफ क्या है एक्शन लिया जा सकता है, राइट, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू हर और हिम, ठीक है। तो दोस्तों जो सर्विस रूल के अंदर जो प्रोविजन है उनके हिसाब से क्या है उस पर एक्शन लिया जा सकता है, राइट। और जहाँ दोस्तों सर्विस रूल नहीं है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, राइट। तो मतलब वहाँ पे क्या है, ये एक्ट चुप है, मौन है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, 16 नंबर में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। अब क्या है दोस्तों, मनाही है पब्लिकेशन करने की या जो कंटेंट्स हैं उनको बताने की किसी को, कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, जो कंप्लेन हुई है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग हुई है, राइट। तो क्या है इसका, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेंट इन आरटीआई एक्ट 2005। दोस्तों इन स्पाइट ऑफ की जगह यहाँ पे आपको किताबों में नॉट विद स्टैंडिंग देखने को मिलेगा, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। आरटीआई एक्ट 2005 में दोस्तों कोई सा भी रूल लिखा हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 नियम क्या है, उसका भाव क्या है कि पब्लिक को क्या है सारी इन्फॉर्मेशन देना, राइट। जो भी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसों में काम हो रहा है उनसे सारे रिलेटेड चीज़ों की डिमांड करना, राइट। लेकिन दोस्तों जो भी आरटीआई एक्ट के अंदर लिखा हो इस एक्ट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वुमेन की डिग्निटी का मामला है, वुमेन से रिलेटेड दोस्तों हर एक चीज़ का मामला है, ठीक है, उसका अस्मिता का मामला है, राइट। क्योंकि दोस्तों अगर बाय द वे कुछ चीज़ें दोस्तों लीक हो जाती है तो वुमेन को आगे इसके नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, नेक्स्ट काम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो एनीथिंग कैन हैपन, सो दैट इट हैज़ बीन डिस्क्लूडेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट 2005, यस हो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, बहुत सरल भाषा दिखी गई है। क्या पढ़ा कि आरटीआई एक्ट में जो भी लिखा हो, राइट, द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेन के क्या है कंटेंट, जो भी उसके अंदर है, मेड अंडर सेक्शन 9। दोस्तों सेक्शन 9 के अंदर कंप्लेन होती है, ठीक है, भली भांति पता है आपको। द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन, उसकी दोस्तों आइडेंटिटी और उसका घर का पता जो है, राइट, रेस्पोंडेंट एंड विटनेस,
रेस्पोंडेंट और विटनेस की दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन, राइट, और दोस्तों कोई और कौन सी इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसिलिएशन, जो समझौता हुआ है, जो इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स हुई है, जो रिकमेंडेशंस आई है आईसीसी और एलसीसी की, और दोस्तों द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और दोस्तों क्या है, 30 दिन में क्या है, महिला ने शिकायत करी, दोस्तों रटवा दूंगा आपको मैं, 30 दिन के अंदर क्या है, लास्ट इंसिडेंट से महिला ने शिकायत करी, आईसीसी और एलसीसी के पास 90 दिन का टाइम था रिकमेंडेशन देने का। रिकमेंडेशन आने के बाद 90 दिन कंप्लीट होने के बाद 10 दिन का टाइम है उस रिपोर्ट को डीओ या एम्प्लॉयर को सबमिट किया जाए, और दोस्तों डीओ या एम्प्लॉयर के पास 60 दिन का टाइम है उस पर एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन वही है, रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीसी एलसीसी, द एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा जो मैटर है, शैल नॉट बी पब्लिश्ड, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, कम्युनिकेटेड और मेड नोन टू द पब्लिक, प्रेस एंड मीडिया इन एनी मैनर, मतलब ये सारा जो तामझाम है इसको पब्लिक में, प्रेस में और मीडिया को आगे नहीं दिया जा सकता, या राइट। इन्फॉर्मेशन में भी डिसेमिनेट, और दोस्तों कौन सी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जा सकती है, राइट, रिगार्डिंग द जस्टिस सिक्योर्ड टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर दिस एक्ट। दोस्तों जो भी जस्टिस मिला है, ठीक है, किसी विक्टिम को जस्टिस सिक्योर्ड बाय टू एनी विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर दिस एक्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स, ठीक है। दोस्तों जो भी जस्टिस मिला है उस महिला को, ठीक है, उसका नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी और सारी चीज़ें छोड़ के जो जस्टिस उसको मिला है उसको क्या किया है, दैट कैन बी मेकिंग नोन टू द कंटेंट्स, दैट कंटेंट्स में बी पब्लिसाइज्ड, राइट, क्योंकि दोस्तों उसको आधार मान लिया जाए, और दोस्तों विक्टिम और रेस्पोंडेंट जो है, विक्टिम जो है, सॉरी, एक्यूज्ड और रेस्पोंडेंट जो है, उनके मन में थोड़ा डर बैठे, राइट, ये जस्टिस जो सिक्योर हुआ है इसको लेके। आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए 18 नंबर में क्या है, अपील की बात कर रहा है। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर आपको अपीलेट अथॉरिटी पता है, अपीलीय अधिकारी। दोस्तों अपीलीय अधिकारी कौन होता है, अपील अपने किस पे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई रिकमेंडेशन आई तो इसके अंदर यही दिया गया है कि मतलब जो आईसीसी एलसीसी ने जो रिकमेंडेशन दी, डीओ और जो एम्प्लॉयर है उन्होंने इन रिकमेंडेशन को माना, तो दोस्तों कोई भी आदमी, ठीक है, अगर वो एग्रीव्ड जो है, या तो रेस्पोंडेंट भी हो सकता है या वो महिला भी हो सकती है, अगर वो खुश नहीं है उन रिकमेंडेशन से, तो दोस्तों वो क्या है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर रिपोर्ट अपील कर सकते हैं, राइट। एन अपील टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द सेड पर्सन, राइट। तो उस पर्सन के सर्विस रूल के हिसाब से क्या है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। द अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन। तो दोस्तों अपील जो है ये कितने 90 दिन के अंदर आपको रिकमेंडेशन के करनी पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ये क्या है दोस्तों, ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली अपनों ने, रेस्पोंडेंट के बारे में पढ़ लिया, रेस्पोंडेंट यानी एक्यूट एग्रीव्ड वुमेन के बारे में पढ़ लिया, राइट। तो दोस्तों क्या है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी काम पे रखने वाला है, राइट, तो उसकी कुछ भी ड्यूटियाँ निर्धारित की गई हैं, राइट। तो कौन कौन सी ड्यूटियाँ देखिए 19 में बताए गए हैं। प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस, एक साफ सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाया जाए वर्क प्लेस में, विच शैल इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम द पर्सन्स कम इन टू कॉन्टैक्ट एट द वर्क प्लेस, राइट। मतलब महिला को क्या है, एक सेफ इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाए, और महिला को भी नहीं, सभी को एक सेफ इन्वायरमेंट होने चाहिए, राइट। और इस एक्ट की पर्टिकुलर बात करेंगे तो महिला इसमें कंसिडर कर लेना। डिस्प्ले एट एनी conspicuous place in the workplace the penal consequences of sexual harassments and the orders constituting of the ICC। अब दोस्तों क्या है, डिस्प्ले एट एनी कंस्पिकुअस प्लेस, कंस्पिकुअस मतलब जहाँ पे सबको दिखे, एक मेन जो हमारा प्लेस है, ठीक है, या तो ऑफिस में घुसते हैं या ऐसी डिस्प्ले जहाँ पे सबको दिखे। इन द वर्क प्लेस द पीनल कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब जो दंडात्मक कार्यवाही जो सेक्सुअल हरासमेंट पे करी जा सकती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज उस पर लिखे होने चाहिए। एंड द ऑर्डर्स कंस्टिट्यूटिंग द आईसीसी, और जो भी दोस्तों आईसीसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो वो सारी जानकारी जो है उनको डिस्प्ले पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ड्यूटीज़ है एम्प्लॉयर की, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, ये भी करने चाहिए। प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू आईसीसी और एलसीसी फॉर डीलिंग विद द कंप्लेंट एंड कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, ठीक है, मैंने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द वुमेन, ठीक है भाई, वुमेन को क्या है, असिस्टेंस दे, सहायता दे, इफ़ शी चूजेस टू फाइल ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस, राइट। मतलब ऑफेंस हुआ है उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए वुमेन को क्या है, एक सहायता दे। मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द इंटरनल कमेटी, और दोस्तों इंटरनल कमेटी की जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसको टाइमली मॉनिटर करें, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब दोस्तों दो छोटे छोटे चैप्टर बच्चे हैं, इनको आज ही अपने कंप्लीट करके कल अपने एमसीक्यू करेंगे, राइट। तो 20 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स फर्निश्ड बाय द लोकल कमेटी। तो लोकल कमेटियाँ रिपोर्ट देती रहती है, तो उनका टाइमली सबमिशन हो रहा है नहीं होना, ये देखना काम इसका है। टेक सच मेजर एज मे बी नेसेसरी फॉर एंगेजिंग एनजीओ फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एंड द राइट्स ऑफ द वुमेन। और दोस्तों क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, डीओ की पावर जो एलसीसी गठित करता है कि एक तो क्या है, रिपोर्ट आ रही है या नहीं आ रही लोकल कमेटीज़ के द्वारा, वो। दूसरा दोस्तों एनजीओज़ को ये रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उनको बोलना कि भाई हाँ आप सेक्सुअल हरासमेंट पे अवेयरनेस के प्रोग्राम करो, कुछ क्रिएट करो, राइट, जो कि वुमेन के अधिकारों की सुरक्षा करता हो। आगे चलिए दोस्तों,
आगे देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 जो है मिसलेनियस है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको पता चलेगा, जो अभी रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे ना कि हाँ आईसीसी जो है एलसीसी जो है रिपोर्ट करे टाइमली, तो उन रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पे किया गया है, ठीक है। दोस्तों इस एक्ट के अंदर क्या है, चीज़ें आगे पीछे बहुत हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमें समझने में उसको प्रॉब्लम आती है जब तक हमारा पूरा नहीं पढ़ा हो, राइट। तो देखिए दोस्तों 21 नंबर में क्या है, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। एनुअल का मतलब है वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, मतलब साल में एक बार। द आईसीसी और एलसीसी शैल इन ईच कैलेंडर ईयर प्रिपेयर। कैलेंडर ईयर का मतलब दोस्तों क्या है, जनवरी से दिसंबर। दोस्तों वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और दोस्तों कैलेंडर ईयर कौन सा है, जनवरी से दिसंबर। द आईसीसी और एलसीसी शैल इन ईच कैलेंडर ईयर प्रिपेयर। आईसीसी और एलसीसी है दोस्तों क्या है, हर एक कैलेंडर ईयर के अंदर क्या प्रिपेयर करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, राइट। सबमिट द सेम टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है। आईसीसी होगी तो वो एम्प्लॉयर को, एलसीसी होगी तो वो किसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट रिसीव टू द स्टेट गवर्नमेंट। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को, ब्रीफ जो होगा उस रिपोर्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों 22 नंबर में, एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट्स। और दोस्तों एम्प्लॉयर जो होगा, ठीक है, उसको क्या है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड इन इट्स रिपोर्ट द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड, कितने केस फाइल हुए हैं, देयर डिस्पोजल अंडर दिस एक्ट, कितना इस एक्ट के जरिए डिस्पोजल हुआ है, इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, वेयर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, इंटीमेट सच नंबर ऑफ द केस टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और दोस्तों जहाँ पे इस केस में मतलब रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, राइट, प्रिपेयर करने की, तो ओनली नंबर बता दो कितने केस रजिस्टर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, राइट, यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों 24 नंबर पे क्या है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट। जैसे दोस्तों हमने ड्यूटीज़ पढ़ी एम्प्लॉयर की, ठीक है, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ रखना है, तो दोस्तों कुछ सरकारों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की दोस्तों क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए इस सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट के जरिए लोगों को, ठीक है, ट्रेनिंग करवाए, राइट। तो मतलब लोगों को क्या है कि जागरूक करे, महिलाओं को जागरूक करे, अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्ट होता है तो आप शिकायत कर सकते हो कमेटियों में, राइट। अगला है दोस्तों पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो दोस्तों अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, अगर उसको लगता है, ठीक है, कि भाई हाँ जो वर्क प्लेस है वहाँ पे रिकॉर्ड जो है इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। तो दोस्तों क्या करते हैं, कोई ऑफिसर को ऑथराइज करके उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो मामला है, ठीक है, तो वो उसके बारे में जांच करवा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इजी थे, इसलिए मैंने इनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। 26 नंबर में क्या है दोस्तों, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो दोस्तों इसमें मोटा मोटी बात क्या है, एम्प्लॉयर की क्या बहुत सारी ड्यूटियाँ अलग अलग सेक्शंस में दी गई थी। जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है आईसीसी का, इंक्वायरी करनी है रिपोर्ट के अंदर, सेक्शन 14 और सेक्शन 22 दोस्तों देखना आप, राइट। और इस एक्ट के प्रोविजन में कोई भी सेक्शन को कंप्लाई नहीं करता है। तो मोटा मोटी बात यह है दोस्तों, एम्प्लॉयर को जो ड्यूटी दी गई है अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू द 50,000, मतलब उस पर 50,000 रुपये तक का क्या है फाइन लगाया जा सकता है, राइट। दोस्तों आरटीआई एक्ट के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, 250 रुपये पर डे से और 25,000 रुपये तक मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है, राइट। पीआईओ पे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे, इसमें अंदर क्या है दोस्तों 50,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है, राइट, मतलब मैक्सिमम है ये, बीच में एक्सटेंड तो, राइट। आगे चलिए दोस्तों 2 नंबर में दोस्तों क्या बोला गया है, फर्स्ट नंबर में क्या बोला कि मैक्सिमम जो है 50,000 तक की उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। 2 नंबर में क्या बोला दोस्तों, इफ़ एनी एम्प्लॉयर आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। क्या हुआ दोस्तों कि एम्प्लॉयर जो है वो पहले भी इस एक्ट के जरिए कन्विक्ट था, ठीक है, मतलब इसने कुछ गड़बड़ करी थी, वो जो एक्ट है वो सबसे कंप्लाई इसने नहीं किया, राइट। और दोस्तों इसमें बाद में क्या किया, सब्सिक्वेंटली कमिट्स एंड इज कन्विक्टेड ऑफ द सेम ऑफेंस, मतलब उसने एक बार दोबारा जो है वही ऑफेंस कर दिया, ठीक है, मतलब नॉन कंप्लाइंस ऑफ द रूल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्ट के अंदर, कुछ भी उसने फॉलो नहीं किया, राइट। तो उस केस में अंदर दोस्तों दो चीज़ें बनती हैं, ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। मान लो पहली बार उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लगा था, ठीक है, तो उस जुर्माने को डबल किया जा सकता है, ठीक है। या फिर दोस्तों क्या हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस और विड्रॉवल, मतलब उसकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देंगे, ठीक है, और नॉन रिन्यूअल और अप्रूवल और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन इज बिजनेस और अथॉरिटी। कुल मिला के बात है उसका दोस्तों बिजनेस बंद करवाने की कोशिश की जाएगी, राइट। या तो जुर्माना डबल कर दो या उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, राइट, अगर वो एक मिस्टेक करने के बाद दोबारा वही मिस्टेक करता है तो। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 29 में क्या बोला गया है, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है। कोई भी दोस्तों नियम बनाना है, कोई भी नियम बनाना है तो दोस्तों उसमें अंदर एक क्लॉज रखा जाता है कि गवर्नमेंट क्या है उसको और बेहतर बनाने के लिए और नियम बना सके, तो वही है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, राइट। तो मतलब कोई भी रूल बना सकती है उस एक्ट को स्मूथ चलाने के लिए। 30 नंबर में क्या है दोस्तों, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, ठीक है। अगर दोस्तों कोई डिफिकल्टी अराइज होती है, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट मेक्स सच प्रोविजंस। अब दोस्तों क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, गैजेट के अंदर पब्लिश करके कोई भी रूल बना सकती है, राइट, एज मे अपीयर टू इट टू बी नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डिफिकल्टी। मतलब कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई दोस्तों क्लॉज ऐसा है जो मतलब
उनका मीनिंग मतलब समझ में नहीं आ रहा है, राइट। कुछ भी एडिशन करना है, कोई भी रिमूव करना है, तो सारी चीज़ें जो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है और वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर ऑर्डर पब्लिश करके वो सारी चीज़ें कर सकती है। यस और नो। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमने एक्ट का आज कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 8 तक, राइट। दोस्तों पूरा डिस्क्राइब करने के साथ साथ दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। जो मुझे अननेसेसरी लगी या जो लगा कि एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है, तो उनको दोस्तों मैंने एक बार हटा दिया है, राइट। तो अब दोस्तों हमारी तैयारी यहाँ पे समाप्त नहीं होती है इस चैप्टर की। इसका दोस्तों एक बार रिवीजन करना, राइट, प्लस इसके दोस्तों MCQ कर लें अपने 10-20, तो हमारा क्या है एक बार के लिए एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो। तो दोस्तों मैं चाहूँगा एक वीडियो इसका और बने, 1 या 2 वीडियो, ताकि ये पूरा आपको क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और सही अटेम्प्ट कर पाएँ। यस और नो। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं रैप करते हैं। रिवाइज करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों कमेंट जरूर से करिए। आपके फीडबैक की हमेशा मुझे ज़रूरत रहती है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, राइट। कुछ पसंद आ रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।